करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अ, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल थेल्स थ्योरम। और जो पिछली क्लास में मैंने आपको थेल्स थ्योरम के आसान आसान से सवाल करवाए थे ना। आज की क्लास में भी हम थेल्स थ्योरम के सवाल करेंगे। सवाल आसान नहीं होंगे, आज के मेंस लेवल के सवाल होंगे। मतलब आसान ही होंगे बट प्री नहीं होगा, मेंस लेवल के होंगे। पिछली क्लास में थेल्स थ्योरम के हमने मेंस लेवल के सवाल करवा दिए आपको, ठीक है ना, प्री लेवल के। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज की कहानी आप पढ़ के आए होंगे घर से। देखिए, बेटर समझने के लिए आप आगे के सवाल खुद से करके आओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप खुद से कोशिश करा करो आगे के सवाल करने की, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी में डीई एबी के पैरेलल है, तो भैया एबी के पैरेलल खींचना है, तो मैंने एबी को नीचे बना लिया, ट्राइंगल एबीसी हो गया। अब एक लाइन जो है मेरे दोस्तों यहां पर डीई, वो जो स्टूडेंट्स एबी के पैरेलल है, डी और ई एसी और बीसी पर है। सी और डी के बीच जो है कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ई एफ जो है वो बीडी के पैरेलल है। एडी 15, डीसी 10, तो आपसे पूछा है सी एफ की लंबाई। तो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हो गया। थोड़ा और नीचे खींच लेते हैं जी। सवाल के अकॉर्डिंग साइड एसी पर पॉइंट डी है और बीसी पर पॉइंट ई है। एसी पर पॉइंट डी है, ईसी जो है, और बीसी पर पॉइंट ई है, इस प्रकार से कि ये जो लाइन है डीई, ये ए बी के पैरेलल है, पहली बात। उसके बाद सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ई एफ बीडी के समांतर है। अब ये लाइन होगी मेरे दोस्तों बीडी, ये लाइन होगी बीडी। अब सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, सी और डी के बीच कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ये जो लाइन है ई एफ, ये जो लाइन है ई एफ, ये बीडी के समांतर है। समझ में आई बात? तो पहले तो चित्र बनाना सीखना है, ठीक है ना। लाइन डी ए बी के पैरेलल है और ई एफ बी डी के पैरेलल है। अब बोला क्या है? बोला ये है एडी 15 सेंटीमीटर, डीसी 10 सेंटीमीटर। एडी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। डीसी जो है मेरे दोस्तों वो आपका 10 सेंटीमीटर है, डीसी, डी से सी तक की लंबाई। तो आपसे पूछा है सी एफ कितना होगा, सी एफ जवाब दो, सी एफ कितना होगा करो। देखो, इसमें 2 बार थेल्स थ्योरम लगानी है। वहां से शुरुआत करेंगे जहां आपको पता हो मेरे दोस्तों। जैसे साइड एसी पर पॉइंट डी है, ये जो लाइन है डीई, ये डीई ए बी के पैरेलल है। अब आपको सवाल के अकॉर्डिंग ये जो सी डी है यहां से यहां तक, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। और यहां से यहां तक ये आपको एडी 15 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया अगर ये 10 है, 15 रेशियो क्या है? 2:3। ये लाइन जितनी जरूरत हो, ट्राइंगल ए बी सी, बड़े ट्राइंगल को देखो, लाइन डीई जो है पैरेलल है ए बी के। ये 10, 15, 2, 3 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 2:3 का होगा। ये रेशियो भी 2:3 का होगा। सीई से ईबी का रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, है भाई। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 का रेशियो, भी 2:3 का रेशियो। अब मुझे निकालना है सीएफ। अब इसको बिल्कुल भूल जाओ, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी, ये बिल्कुल भूल जाओ। आप केवल इस ट्राइंगल को देखो। अब इस ट्राइंगल को केवल आप इस ट्राइंगल को देखो, दिखाई दे रहा है? जितनी जरूरत हो एक बार में उतना ही देखना चाहिए, बाकी सब इग्नोर करना चाहिए। अब ये जो लाइन है ई एफ, ये बीडी के पैरेलल है, समांतर। अगर ये रेशियो 2:3 का, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से ये रेशियो भी तो 2:3 का होगा। ये रेशियो भी 2:3 का होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर ये रेशियो भी 2:3 का होगा। रेशियो 2:3 है, लंबाई अलग अलग होगी, तो टोटल यहां से यहां तक की लेंथ होगी 2 और 3 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे सीएफ पूछा है 2 की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। 5 की वैल्यू 10 है, दुगना 2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। खत्म। समझ में आया? तो आपको यहां पे 2 बार थेल्स थ्योरम लगानी है, ठीक है ना। और जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, बाकी को इग्नोर किया करो। 10, 15, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2:3 का रेशियो, ये भी 2:3 का रेशियो। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल करके बताइए जिस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे सब लोग। 43 नंबर बनाओ।
चलिए, ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रम से एसी बीसी पर इस प्रकार है कि डीई जो वो ए बी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। यहां पर इस प्रकार दिया है कि डी और ई क्रम से एसी और बीसी के पैरेलल हैं। ठीक है ना, डी पॉइंट है एसी पर और ई पॉइंट है बीसी पर। ये जो लाइन डीई है ये बी जो है किसके पैरेलल है, ए बी के समांतर, इसलिए मैंने ए बी को नीचे बना लिया। अब यहां पर बोला गया है एफ सीई पर, सीई पर एक पॉइंट एफ इस प्रकार है कि डीएफ एई के पैरेलल है। अब ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये लाइन है ए, ये लाइन है ए। अब यहां पे साइड सीई पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, साइड सीई पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, ये जो लाइन है डीएफ, ये जो लाइन है डीएफ ये ए के समांतर है। तो डीएफ जो है वो ए के समांतर है। तो यहां पे दो दो बार थेल्स थ्योरम लगनी है। अब सवाल बोला है सीई 6 सेंटीमीटर, सीई 6 सेंटीमीटर, सीएफ 2.5 सेंटीमीटर। सीएफ आपका 2.5 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर, और सीई आपका 6 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है। ठीक है ना। आपसे पूछा है बीसी किसके बराबर, यानी कि पूरा सी से बी तक की लेंथ पूछी है। करो बच्चों, आपको बोला है साफ साफ कि सी से एफ तक 2.5 सेंटीमीटर है और सी से ई तक 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि बीसी क्या है। अब देखो, आपको ये दोनों लेंथ दी है तो इन्हीं में ध्यान करना है मेरे दोस्तों। ये 2.5 है, ये 6, रेशियो कितना है 2.5 6 का। अरे गधो 2.5 6 का रेशियो होता है, दुगना कर दो 5 बार है। ये दोनों लाइन, ये लाइन जो आपको दी है उसी पे काम करूंगा। ये लाइन एफ डी और ये लाइन ये समांतर है। इन दोनों लाइन को देखो, ये दोनों लाइन समांतर है। ये लेंथ है 2.5, ये लेंथ है 6, रेशियो कितना है 5 बार का, रेशियो कितना है 5 बार का। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 5 बार होगा, यानी कि अगर ये लेंथ 5 है तो पूरे इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये 12 है, 5 बार का रेशियो है। कितना रेशियो है 5 बार का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ में आई बात? अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ए भाई ये रेशियो 5 है और पूरा 12 है, तो ये रेशियो भी 5 और पूरा 12 होगा। 5 12 का रेशियो सेम रेशियो बनना चाहिए, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। तो अगर ये 2.5 है और 6, 2.5 6 का रेशियो 5 12 है, तो यहां ये 2.5 6 5 12 के रेशियो में होगा ये लेंथ, ये और ये रेशियो 5 12 का होगा। ये रेशियो इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। नो, अब इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर, जैसे ये कुछ था ही नहीं, हटाओ इसको, इग्नोर कर दो मेरे दोस्तों। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये रेशियो क्या है 5 12 का रेशियो है भाई। ये लेंथ यहां से सीडी से सीए का रेशियो 5 12 5 12, तो यहां पर भी ये रेशियो 5 12 का होना चाहिए लाइन, अगर इसके पैरेलल है 5 12 का रेशियो, यानी कि अगर ये 5 है, यानी कि अगर ये लेंथ 5 है तो पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है, पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 12 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर पूरी लेंथ 12 यूनिट है, 12। 5 के लिए सवाल में 6 सेंटीमीटर दी है 1.2 टाइम्स, तो 12 की वैल्यू आपसे पूछिए 1.2 टाइम्स, 12 का 1.2 हो गया 14.4 सेंटीमीटर। यह आंसर है पहला ऑप्शन, 12 गुणा 1.2 14.4। बिल्कुल उमेश, समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है एकदम, कुछ भी घबराने जैसा इसमें नहीं है। आगे चलेंगे, ये बनाएं, जल्दी जल्दी करना है फटाफट, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक और सवाल आपके सामने, चित्र दिया, दिए गए चित्र में साइड ए बी पर कोई पॉइंट, आपके पास एक चित्र है, साइड ए बी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है, एपी से पीबी का रेशियो 4:3 है। ठीक है, ये जो लाइन है पीओ, पीओ जो है वो एसी के पैरेलल है, ओडी जो है वो सीपी के पैरेलल है, ओडी सीपी के पैरेलल है। आपसे पूछा है एपी से पीडी का रेशियो क्या है। आपको बोला गया कि एंगल ए आर सी 90, ए आर सी 90, ट्राइंगल पी ओ एस में ये पी एस ओ 90 है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सवाल में आपको निकालना क्या है, सवाल में आपको निकालना है एपी से पीडी का रेशियो। क्या निकालना है क्वेश्चन में, एपी से पीडी का रेशियो। दिया क्या है सवाल में, आपको दिया है कि भाई ये जो लाइन है ओपी,
ये जो लाइन है पीओ ये एसी के समांतर है, और ये जो ओडी है ये सीपी के समांतर है, ओडी सीपी के समांतर है। बाज की तरह नजर रखा करो। और एपी से पीबी का रेशियो आपको दिया है, एपी से पीबी का 4:3, एपी से पीबी का 4:3। यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं। आपको कैसे पता चला कि सर यहीं से सॉल्व हो जाएगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से पता चला। मैंने दिन रात खूब प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। थेज थ्योरम, ठीक है भाई। बड़ा कर देते हैं चित्र को, सवाल में डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, ठीक है भाई। इसकी कोई जरूरत सवाल में दूर दूर तक नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। इसलिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझे रहे और पैरल लाइन पे ध्यान दे। अरे जब दो पैरल लाइन आपको दी हुई हैं तो लेंथ तो रेशियो से ही निकल जाएगी ना, लेंथ का रेशियो बोला है सवाल में कि ये वाली जो लाइन है भाई इसके पैरल है भाई। और सवाल में साफ साफ बोला है कि सीपी जो है मेरे दोस्तों ओडी के पैरल है। हो गया कि नहीं डबल थेल्स थ्योरम। अब आपसे बोला है एपी से पीबी का रेशियो 4:3, यानी कि एपी अगर 4 है, अगर एपी 4 है तो पीबी यहां से यहां तक 3 है, पीबी आपका 3 है मेरे दोस्तों, 3। और आपसे पूछा है एपी से पीडी का रेशियो बताओ। ये सवाल आपके सामने, एपी से पीडी का रेशियो बताना है। करो बच्चों, और कुछ नहीं आपसे पूछा है, बनाएंगे फटाफट बनाएंगे। एपी 4 है, पीबी 3 है, आपसे पूछा एपी से पीडी का रेशियो, बनाएंगे दोस्त। किस प्रकार से किया जाएगा मेरे प्यारे भाई? समझने वाली बात यह है, जहां आपको लेंथ पता हो, ये पी पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ओपी, ये सीए के पैरेलल है। आप ऐसे देखो मेरे दोस्तों कि ये ट्राइंगल है, और ये जो लाइन है मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। दिख रही है पैरेलल? अगर ये पैरेलल है, ये रेशियो 4:3 का है, 4:3 का मेरे प्यारे भी 4:3 का, ये रेशियो भी 4:3 का होगा कि नहीं होगा? यही तो थेल्स थ्योरम की परिभाषा है। अगर ये लाइन पीओ एसी के पैरेलल है, ये एपी से पीबी का रेशियो, एपी से पीबी का 4:3 का रेशियो है, तो ये भी जो है सीओ से ओबी का रेशियो, यहां पर भी ये 4:3 का रेशियो होगा मेरे दोस्तों। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर, ये भी 4:3 का रेशियो होगा सीओ से ओबी का। दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी, बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की मेरे प्यार, भी ट्राइंगल की, है ना। ये जो लाइन है ओडी, ये जो लाइन है ओडी, ये पैरेलल है इसके सीपी के पैरेलल है। बोलो समांतर है। अगर ये 4:3 का रेशियो 4:3 का, तो ये थेल्स थ्योरम से रेशियो भी 4:3 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये रेशियो भी 4:3 का होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होना चाहिए, ये रेशियो भी 4:3 का होगा। होगा कि नहीं? अब मुझसे पूछा है एपी से पीडी का अनुपात, हमसे एपी से पीडी का रेशियो पूछा है। भाई ए से पी तक की लेंथ कितनी है? ये ए से पी तक की लेंथ 4 यूनिट है, ए से पी तक की लेंथ 4 यूनिट है। अब मुझे ये बताओ पीडी कितना है? पीडी अगर एपी 4 है तो ये पूरा पीबी 3 है, ये पूरा पीबी 3 है। 3 को 4:3 में ब्रेक करेंगे तो पीडी आएगा। ये पूरे पी से बी तक की लंबाई क्या है? अगर एपी 4 यूनिट है, एपी 4 यूनिट है, तो पी से बी तक है 3 यूनिट। ये पीडी क्या है? ये पीडी क्या है मेरे दोस्तों? पीडी है 4 यूनिट आपको लेना है टोटल 7 में से, 4 + 3 7 में से पीडी कितना लेना है? 4 यूनिट लेना है मेरे दोस्तों, यानी कि 3 का 4/7। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं। तो टोटल लेंथ है 3 में से आपको पीडी लेना है 4 पार्ट आउट ऑफ टोटल है 4 3 7। आप बोलोगे हाँ जी सर, जब मैं रेशियो लूंगा 4 से 4 कट जाएगा, पूरे रेशियो को 7 से गुणा कर देंगे, 7:3। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 7:3। खत्म सवाल। 8 बजे से अधिक। समझ में आए भाइयों? आप बोलोगे सर ऐसा समझ में आए जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये सवाल क्या है कि इसमें कंसेप्ट को 2 बार लगाना पड़ता है, ठीक है ना।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि केवल फॉर्मूला याद कर लिए, कंसेप्ट सीख रहे, उस पर एक दो दो सवाल लगा लिए, काफी नहीं होता इतना, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस ना करो। ठीक है भाई, और प्रैक्टिस हो आपकी, हो कि मैं तो आपको मूर्ख मान के पढ़ाता हूं, और हो भी आज ज्यादातर आप में से मूर्ख ही है बालक, और वो तभी सीख सकते हैं जब उनको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाए जाएंगे। मनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो में ब्रेक किया है हर्षवर्धन थेस थ्योरम से, कंसंट्रेशन होके करना पड़ेगा। एक सवाल और आपके सामने आता है, एक सवाल और आपके सामने चित्र दिया है, ए बी सीई पैरेलल है, बीई सीएफ पैरेलल है, बीडी बीसी से डीसी का रेशियो 5:4 है, तो एई ईएफ और एफडी का रेशियो पूछा है, एई ईएफ और एफडी का रेशियो आपसे पूछा है। करेंगे प्यार भी, बड़ा कर दूं, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। सवाल में साफ साफ बोला है कि जो लाइन है ए बी सी के पैरेलल है, ये लाइन सीई के पैरेलल है, ए बी सी के पैरेलल है। दूसरी बात, लाइन बीई जो है, ये जो लाइन है बीई, ये सीएफ के समांतर है, समांतर है। अगली बात, बीसी से डीसी का रेशियो 5:4 है, तो ये जो रेशियो है बीसी से डीसी का, ये 5:4 है मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है एई ईएफ और एफडी का रेशियो बताओ, एई ईएफ और एफडी का रेशियो क्या होगा, बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा, यहां आपको दो रेशियो को कंबाइंड करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये देखो कि ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है सीई, ये किसके पैरेलल है, ये लाइन ए बी के पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये रेशियो 5:4 का है, तो ये रेशियो भी यहां से यहां तक का 5:4 होगा, 5:4। ये 5:4 में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए से ईडी का रेशियो, ये रेशियो भी यहां से यहां तक 5:4 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हां जी सर। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस प्रकार से मान लो, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 5:4 का रेशियो है मेरे दोस्तों, तो ये भी यहां से 5:4 का रेशियो होगा, 5:4 का रेशियो, वही मैं यहां से बोला हूं। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, इन दोनों लाइन पे, दोनों लाइन समांतर है, लाइन सीएफ और ये ई बी पैरेलल है, पैरेलल है, समांतर। ये 5:4 का रेशियो है, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, 5:4 का रेशियो है, तो ये रेशियो भी तो 5:4 का होगा, ये रेशियो भी तो 5:4 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये रेशियो भी 5:4 होगा। ठीक है भाई, मुझे जो इस सवाल में निकालना है, मुझे इस सवाल में निकालना है एई ईएफ और एफडी का रेशियो, ए ईएफ और एफडी का रेशियो मेरे को निकालना है इस सवाल में। देखो दो रेशियो को, दो अलग अलग रेशियो, भाई ए से ईडी का रेशियो 5:4 है, ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4 है, इन दोनों रेशियो को मेरे को बैलेंस करना है। आपने कभी जिंदगी में रेशियो पे से तो पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। ऐसी लेंथ देखो जो कॉमन है, भाई यहां पे टोटल कितना हो रहा है, 5 4 9, यहां पे टोटल ये जो है बताओ, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितनी बन रही है, 5 4 9 बन रही है, 9 कितनी बन रही है, 9। जबकि इस रेशियो में टोटल लेंथ कितनी बन रही है, 4। ये तो गलत बात है ना, यहाँ टोटल 5 4 9 बन रहा है, यहां ये 4 है, तो 9 और 4 को सेम बनाना पड़ेगा, 36। 9 और 4 का एलसीएम होता है 36। तो भाई 4 को अगर 36 बनाना है, भाई यहां टोटल बन रहा है 5 ये 4 9, जबकि इस रेशियो बन रहा है ये टोटल लेंथ 4, तो 9 और 4 का एलसीएम 36। 36 बनाने के लिए इस 4 को 36 बनाना है, तो 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 पंजे 45 और ये 9 चौक 36 हो गया। यानी कि ए से ई तक की लंबाई 45 है, ए से ई तक की 45, और ये पूरी लेंथ 36 है। ये टोटल है 5 4 9, भाई ईएफ और एफडी 5 4 9 हो रहा है। 9 को अगर 36 बनाना है तो 4 से गुणा, 9 चौक 36 होता है ना, 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 चौक 16, हो गया ना। यानी कि अगर ये 45 है तो ये 20 है, ये 16 है, टोटल 20 प्लस 16 क्या हो गया, 20 16 ऐड होकर 36 हो गया। यानी कि 20 है, ये 16 है, ये 45 है, ये 20 है और ये 16 है। ये तीनों की लंबाई का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। खत्म। आप इस बात को ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा।
तो बेसिकली यहां पे दो रेशियो को मेरे को बैलेंस करना है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कोई आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4 आए। भाई मुझे ईएफ से एफडी का रेशियो 5:4 होना चाहिए। क्या ये 5:4 का रेशियो है? क्या 10 और 15 लास्ट के दो जो संख्या इनका रेशियो 5:4 होना चाहिए? क्या 10 15 5:4 का रेशियो? नहीं। क्या 20 45 5:4 का रेशियो? नहीं। क्या 16 20 का रेशियो 5:4 है? नहीं, हो ही नहीं सकता आंसर सिवाय ए के। तो ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे मैं करता नहीं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 45 ये बनाओ मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। आपसे पूछा है चतुर्भुज आर एस क्यू पी का परिमाप ज्ञात करें, बनाएं। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछे तीनों लाइन पैरेलल खींची गई हैं समांतर, इस चतुर्भुज आर एस क्यू पी का पेरीमीटर ज्ञात करें। यह सवाल मैंने यहां पे क्यों लिया है, क्योंकि इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे भी इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता देता हूं, सुनना मेरी बात। दोस्तों अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा, उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, जैसे एबीसी तीनों 60 60 60 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कंसेप्ट, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम किसी एक भुजा के पैरेलल अगर दूसरी लाइन खींचते हैं, अगर मैं साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों पी क्यू, साइड बीसी के समांतर एक भुजा खींचता हूं मैं पी क्यू मेरे दोस्तों पी क्यू, तो जो छोटा ट्राइंगल बनेगा छोटा वो भी इक्विलेटरल ही बनेगा। त्रिभुज एबीसी में अगर मैं साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं पी क्यू, तो जो छोटा ट्राइंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल ही बनेगा, ए पी क्यू। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर ये लाइन मैंने समांतर खींची है 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, 60 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो जब छोटे त्रिभुज के भी तीनों एंगल बराबर हो गए 60 60 60, तो छोटा ट्राइंगल भी कैसा बन गया? इक्विलेटरल बन गया कि नहीं बन गया? तो कंसेप्ट है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में हम किसी भुजा के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो छोटा ट्राइंगल भी हमेशा इक्विलेटरल ही बनता है। आपसे इस चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 होगा। क्यों होगा? कोई भाई ये इक्विलेटरल है, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट साइड में, कोई भेदभाव नहीं है। ये एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ये देखो पैरेलल लाइन खींची गई तो छोटा ये एआरएस भी समबाहु होगा, एआरएस भी इक्विलेटरल होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये जो लाइन पी क्यू है ये एबीसी के समांतर है, तो एपी क्यू भी समबाहु होगा। अगर एपी क्यू समबाहु है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं। अगर इसकी ये साइड 4 है, 2 और 2 4, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, तीनों 4 4 4 होंगी। ठीक है भाई, यानी कि ये जो है अगर ये ए से पी तक 4 है तो पी क्यू भी 4 है, क्यू ए भी 4 है, सब 4 हो गया। तो परिमाप क्या आएगा चतुर्भुज का? 2 2 4 2 6 4 10, 10 सेंटीमीटर, आंसर 10। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों आप। बहुत सही बताया बिल्कुल भाइयों आपने, वेरी गुड, बिल्कुल छप्पर फाड़ दिया। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे। 5 क्वेश्चन और बनाएं। बिल्कुल सही है डी। नेक्स्ट, अब सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर 47। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों एक हाई लेवल के सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये वो सवाल है जिनमें थेज थ्योरम लगाने में आपको परेशानी होती है, आपको एक्स मान के लगानी पड़ेगी, एक्स मान के करना पड़ेगा। 2 सवाल इस पे बनते हैं, मैं आपको दोनों ही करवा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। जैसे स्टूडेंट हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, बच्चों
मैंने आपके सामने बच्चों एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक। अब डीई ए बी के पैरेलल है तो मैं ए बी को नीचे ले लेता हूं। हमने आपके सामने यहां पर एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी। अब साइड एसी और बीसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार है एसी बीसी पर कि डीई जो है वो ए बी के समांतर है। तो एसी बीसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार हो गए कि ये जो लाइन डीई है मेरे दोस्तों ये ए बी के पैरेलल है, ऐसा सवाल में बोला गया है। उसके बाद एफ सीई पर एक ऐसा बिंदु है कि डी एफ ए के पैरेलल है। एफ जो है वो सीई पर एक ऐसा पॉइंट है, सी पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है कि ये जो लाइन बनी डी एफ ये ए के समांतर है, यानी कि जो लाइन डी एफ है ये ए के पैरेलल है, ऐसा कहा गया है। अब बोला है एफ ई 6.5 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है मेरे दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर है एफ ई की, और ये बीई 11.7 सेंटीमीटर है, 11.7। आपसे पूछा है बताओ सीएफ की लंबाई क्या होगी, सीएफ किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। अब एक काम आपके मन में आएगा सर थेल्स लगा लो। अब इस ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाने के लिए सी ए ई में दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों समांतर हैं, तो ये पता होना चाहिए कि नहीं। जब इन दोनों का रेशियो पता होगा तभी तो थेल्स लगा पाऊंगा। बड़े ट्राइंगल में एबीसी में ये लाइन डीई ए बी के पैरेलल, थेल्स लगाने के लिए पता होना चाहिए सीई, पता ही नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे थेल्स थ्योरम तो लगा ही नहीं सकता। तो भैया मैंने इस लेंथ को एक्स मान लिया कि माना ये जो लेंथ है वो एक्स है, ये जो लंबाई है वो एक्स है, और मुझे यहां से एक्स का मान ही निकालना है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दूसरी बात मेरे दोस्तों, एक तरीका और बताता हूं कैलकुलेशन कम करने का। इस सवाल में आप थेल्स थ्योरम लगाओगे कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होगी। आप कहोगे सर क्यों? 6.5 और 11.7 देख के ही हाथ कांपने लगता है आप लोगों का। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो केवल इस सवाल में नहीं पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी लगा देना, धोखा नहीं देगा। पूरी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, कहीं भी अगर आपके पास कोई कैलकुलेटिव डाटा आता है, जैसे यहां पर 6.5 11.7, ध्यान से देखने पर यह पता चला कि 13 से कट रहा है, तो आप इसको 13 या 1.3 से डिवाइड हो रहा है 1.3 से डिवाइड कर लो। 1.3 से डिवाइड करने पर यह सिंपल हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 170। तो आप इस पर कैलकुलेशन ना करके 6.5 या 11.7 पे कैलकुलेशन ना करके 5 और ये 9 इस पे कैलकुलेशन कर लो, रेशियो में कैलकुलेशन कर लो। 6.5 और 11.7 1.3 से डिवाइड हो रहा है, सिंपल हो जाएगा नंबर। ये 6.5 1.3 से 5 बार कट जाएगा, ये 11.7 9 बार कट जाएगा। अब कैलकुलेशन आसान रहेगी। जो भी आपको कैलकुलेशन करके आए उसको वापस 1.3 से गुणा कर लेना। जो उधार लिया है वो चुकाना भी होगा। आपने यहां से 1.3 निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, वापस जो कैलकुलेशन करके आए उसको 1.3 से गुणा कर देना। आप बोलोगे सर ये तो चोखी तरीके से, चोखा तरीका। बिल्कुल भाई। अब ये x है, ये 5 है कि नहीं? अब ये लाइन देखो, ये जो लाइन एफ डी है ये ई ए के समांतर है। ये लाइन एफ डी ई ए के समांतर है। ये x है 5, ये एग्जैक्ट वैल्यू है x5। तो सीडी से डीए का रेशियो भी x5 का होना चाहिए मेरे दोस्तों। बेटा रेशियो x रेशियो 5 होगा, कहीं अपनी सड़ी बुद्धि में डालने लगो कि इसकी लंबाई x है इसकी लंबाई 5। इनकी लंबाई x और 5 नहीं, नहीं, कतई नहीं है। रेशियो x5 है, इसकी लंबाई x इसकी 5 है। ठीक है भाई।
ठीक है भाई। तो अगर ये x से 5 है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो रेशियो किसका होगा? x रेशियो 5 होगा, x रेशियो 5 होगा। ये x से 5 है, लाइन एफ डी ई के समांतर x 5 है, तो सी डी से डी ए का रेशियो लगा यहां पे, x 5 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, x रेशियो 5। ठीक है भाई। अब इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ मेरे दोस्तों। बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल को, जब आप बड़े ट्राइंगल को देखोगे, बड़े ट्राइंगल को, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लेफ्ट साइड में x से 5 का रेशियो है, तो राइट साइड में भी सेम यही रेशियो होना चाहिए। अगर x से 5 का रेशियो है तो राइट साइड में भी यही आएगा। बे टोटल लेंथ यहां से यहां तक क्या होगी? टोटल लेंथ तो यहां से यहां तक x प्लस 5 हो गई ना, x प्लस 5 ये टोटल लेंथ हो गई। ये x और ये 5, x प्लस 5 और ये बटे 9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये तो थेल्स थ्योरम है, सी डी बटा डी ए बराबर सीई अपॉन ई बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बराबर 5x प्लस 25, 9x माइनस 5x 4x बराबर आ जाएगा 5 पच्चे 25। तो x का जो मान आएगा यहां से 25 बटे 4 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। अभी आंसर नहीं आया कि आप इसको आंसर मार्क कर दो, अभी आंसर नहीं आया है। ये तो आंसर आया आपने जब नंबर को 1.3 से डिवाइड कर लिया था, कैलकुलेशन कम करने के लिए सिंप्लीफाई किया था, और आपका 25 बटे 4 आया। करेक्ट जो आंसर होगा, आपने शुरुआत में 1.3 से काट लिया था, जो उधार लिया वो चुकाना भी होगा, धरती पे ना तो नरक में चुकाना होगा। तो अगर आपने शुरुआत में 1.3 से काटा है तो इसको वापस 1.3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी करेक्ट आंसर निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो बीच में करते उससे फंस गए, उससे बच गए। आपने शुरुआत में काट लिया और आपने आखिर में दोबारा 1.3 से गुणा कर दी। तो 25 की 1.3 में गुणा करेंगे, 25 से कम 25 और 25 की 0.3 में 7.5, तो 32.5 बटे 4 आ जाएगा। ये 32 से काटेंगे 4 से काटेंगे 32 को 8 और 0.5 बटे 4 0.125, 8.125 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, जो कि डी बनता है, डी ऑप्शन। बोलो। खत्म। तो मैं केवल आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन को भी कम करना सिखा रहा हूं, कम स्टेप में जल्दी आंसर निकालना सिखा रहे हैं। हाँ ये सवाल ऐसा जरूर है कि इसको एक्स माने बिना नहीं कर सकते, कि हाँ थेस थ्योरम लगाने के लिए जो है, लगाने के लिए आपको एक्स जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और कराएंगे भाई, यहां पर ऐसा एक सवाल और, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 48। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल, करिए। ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रम से ए बी ए सी के ऐसे बिंदु हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब साइड ए बी और ए सी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि डी ई जो बी सी के समांतर है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों डी ई, ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है भाई। अब एफ जो है ए पर ऐसा पॉइंट है कि डी एफ जो है वो बी के समांतर है। ए पर कोई पॉइंट एफ ऐसा है कि डी एफ जो है मेरे दोस्तों, जो डी एफ है ये बी के पैरेलल है। ये एक लाइन है मेरे दोस्तों, यहां ए पर कोई पॉइंट एफ इस प्रकार है, ए पर कोई बिंदु एफ इस प्रकार है कि डी एफ जो है वो बी के समांतर है, बी के समांतर है। ठीक है ना। अब यहां पर बोला है ए एफ 1.6, ए एफ 1.6 सेंटीमीटर है, 1.6, सीई 6 सेंटीमीटर है, आपका 6 है सीई। तो आपसे पूछा गया है बच्चों इस सवाल में, आपको ए एफ 1.6 बोला है, सीई 6 सेंटीमीटर बोला है। पूछा यह गया कि ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई और नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी के एरिया का रेशियो बताओ। ऊपर वाले त्रिभुज एडीई, नीचे वाले चतुर्भुज बीडीईसी के एरिया का रेशियो।
एरिया का रेशियो मैं तभी बता पाऊंगा सिमिलरिटी लगाकर जब मुझे ये लेंथ पता चलेगी। जब तक ये लेंथ पता नहीं चलेगी सवाल नहीं सॉल्व हो सकता। तो जिंदगी का मकसद है ईएफ का मान निकालना। बताओ कैसे करेंगे ईएफ, बताएं जल्दी से स्टूडेंट्स। हाउ विल यू डू इट दिस क्वेश्चन। ईएफ है जिंदगी का मकसद निकालना। भाई ये कैसे निकलेगा, थेस थ्योरम लगा के। अब देखो यहां डाटा इतना मुश्किल नहीं है, 1.6 से अच्छा। आप चाहे रेशियो ले लो, इच्छा आपकी है। आप 1.6 का और 6 का रेशियो ले लोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। बट मुझे इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं लग रहा तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अदरवाइज आप इन दोनों का रेशियो लोगे 4-15, उससे भी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो भाई ये निकालने के लिए आपको इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो माना ये लेंथ जो है वो आपकी एक्स है, माना ये एक्स है, और ईएफ पता लग गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेगा, हम ध्यान देंगे ट्राइंगल ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में दोनों लाइन समांतर है, वाली लाइन समांतर है। अगर ये 1.6 और x है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो रेशियो भी 1.6 x का होगा। ये रेशियो 1.6 x का होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, होगा कि नहीं। अब पूरे बड़े ट्राइंगल को देखो, पूरे बड़े ट्राइंगल को ये बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी, ये बिल्कुल भूल जाओ। बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल को, ये जो रेशियो लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में 1.6 एक्स है। जो 1.6 एक्स का रेशियो है वही रेशियो होगा मेरे प्यारे भी किसके बराबर। ये पूरा लेंथ क्या आएगा 1.6 प्लस एक्स। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक क्या आएगा 1.6 प्लस एक्स, और ये 6, 1.6 प्लस एक्स और ये बटे 6, ये आएगा। आप बोलोगे हैं सर सीधी मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स की 1.6 में गुणा 1.6 एक्स, 6 की 1.6 में गुणा 16 छिकम 96। अब 9.6 इधर आ जाएगा, माइनस का 9.6 बराबर 0। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर और ये 1.6 है, 16 छिकम 96, 9.6 इधर जाएगा तो माइनस 9.6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई और मुझे इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। बताइए तो भैया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बनती नजर आ रही है। क्या होगी इसके सॉल्यूशन। ऐसी दो वैल्यू बताओ, कोई मुश्किल तो है नहीं यहां पे, जिनकी गुणा करने पर माइनस का 9.6 आए और जोड़ के प्लस का 1.6 आए। ऐसी दो वैल्यू एलजबरा में आपको सिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, आपने बचपन में पढ़ा है। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर माइनस का 9.6 आता हो, ये माइनस है, जोड़ के 1.6 आता हो। तो देखो 96 का मतलब होता है 24 चौका 96, 2.4 और 4 जोड़ के प्लस का 1.6 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करोगे माइनस का 9.6 आएगा, जोड़ोगे 4 में 2.4 1.6 आएगा। तो माइनस 2.4 और 4 ऐसी दो वैल्यू हैं मेरे प्यारे भाई। गुणा करोगे माइनस का 9.6 आएगा, जोड़ोगे 1.6 आएगा। जो भी वैल्यू आई है इनका साइन रिवर्स करना पड़ता है, साइन रिवर्स करेंगे प्लस ये माइनस, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई। एक्स का मान निगेटिव नहीं हो सकता, केवल पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो एक्स की जो वैल्यू है यहां पर ये 2.4 आ गई, ये एक्स का मान 2.4 आ गया मेरे दोस्तों। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे जो पूछा है ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल बीडीसी के एरिया का रेशियो पूछा है, ये 1.6 निकल के आया है, 2.4 क्या रेशियो है 2:3, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से कट गया ना, ये 8 दूनी 16, 8 24, 2 से कट गया ना, 2:3। आप बोलोगे हाँ सर ये 2:3। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एरिया का रेशियो क्या होगा भाई। छोटे ट्राइंगल में लेंथ 2 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये 5 है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4:25। तो ट्राइंगल एडी का एरिया 4 है, क्वाड्रेटल का एरिया बचेगा बीडीसी का, 25 में से 4 घटाएंगे, क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा 21, 4:21। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 4:21। ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है।
वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। ये दोनों सवाल बहुत नाइस हैं। दोनों को घर पे जाके एक बार रिपीट करके खुद से जरूर देखिएगा। केवल आप बोर्ड पे ऐसे देख रहे हो ऐसे नहीं, घर पे जाके एक बार खुद से कॉपी कलम उठा के थोड़ा पेज की बर्बादी करो, समय की होगा। ठीक है जी, चलेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है आपके पास 49 से बनाएंगे जी स्टूडेंट। ये जो सवाल है प्यारे भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोक के भाव में पेपर में बार बार आता रहता है, डाटा बदल बदल के, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइस क्वेश्चन बनाएंगे जी। आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी जिसमें बी 87 डिग्री है, सी 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 87 डिग्री का, अच्छा, और ये एंगल सी 60 डिग्री का है। डी और ई क्रम से ए बी ए सी पर दो पॉइंट इस प्रकार हैं कि एंगल डी ई सी 93 डिग्री। ओके, सवाल में इस कदर झूठ बोला गया है कि डी और ई दो पॉइंट ए बी ए सी पर इस प्रकार हैं कि एंगल डी ई सी 93 डिग्री। डी और ई दो पॉइंट यहां पर इस प्रकार से लेने हैं कि एंगल डी ई सी 93 बन जाए। साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है और ए सी पर पॉइंट ई है कि ये एंगल डी ई सी 93 डिग्री हो जाए, ये 93 डिग्री। ठीक, बोला है डी से बीसी का रेशियो 5:9 है, ए बी 14.4 है, तो ए ही बताओ। बस इतना बोला और कुछ नहीं। देखो बच्चों, वैसे तो इस सवाल मुझे आगे बताना चाहिए था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। अगर ये स्ट्रेट सीधी रेखा है 93 डिग्री, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो। ये 93 है तो 180 में से 93 घटाएंगे, 180 में से 93 घटाएंगे 87 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर 87 डिग्री का होगा। अब आपको यहां पर दो छोटे बड़े, ठीक है ना, 87, ये 93 ऑब्टूस था इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ऑब्टूस एंगल था इसलिए ऐसा बनाया मैंने। अब आपको यहां पर दो छोटे बड़े ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। दो छोटे बड़े ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं। कैसे भाई, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। छोटे ट्रायंगल में भी है एंगल ए, बड़े ट्रायंगल में भी एडीई में भी है और एबीसी में भी है। ये छोटे ट्रायंगल में ये 87 है, बड़े ट्रायंगल में 87 है। अगर किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये 60 है, 60, तो यहां भी ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि अगर दो कोण बराबर है, एक तो कॉमन ही है दोनों में, एक 87 87 है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? यानी कि छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम। अब आपको निकालना है ए, यहां कोई थेल्स फेज थ्योरम नहीं है, ये ए, तो जो चीज निकालनी है आप उस पर ध्यान दो। ए कहां है? छोटे ट्रायंगल में। छोटे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड का रेशियो बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं होती हैं समान कोणों के सामने की भुजाएं। छोटे त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने ए है, 60 डिग्री के सामने जो मुझे निकालना है। बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने बड़े त्रिभुज में ए बी है। बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने ए बी है, और ए बी आपको 14 बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने ए बी है, बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने पूरा ए बी है, और ए बी 14.4 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर। किसके बराबर होगा? आपको दिया डी से बीसी का रेशियो,
छोटे त्रिभुज में इस एंगल ए के सामने डीई है, बड़े ट्राइंगल में इस एंगल ए के सामने बीसी है। करस्पॉन्डिंग साइड है, एंगल ए के सामने डीई है, यहां एंगल ए के सामने बीसी है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो डी से बीसी का 5:9 आ गया, 5/9। अब 9 से जाएगा ये कितनी बार, 1.6 बार, तो ए आएगा 1.6 की 5 में गुणा, 1.6 की 5 में गुणा 8 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खत्म सवाल। 7.2 नहीं है बेटा गुलशन, 1.8 है। प्री का सवाल है डी। मेंस में इतने हल्के सवाल आ जाते हैं पर इतने ज्यादा नहीं आते, मेंस में प्री में ज्यादातर ऐसे ही आते हैं। नहीं अनंत, ठीक है। एंगल सेम, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के अवनीश दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तस्वीर थेल्स क्यों नहीं लगी? इसलिए नहीं लगे क्योंकि यहां पे ये दोनों लाइन डीई और बीसी समांतर नहीं है। लाइन डीई और लाइन बीसी पैरेलल नहीं है। लाइन पैरेलल डीई और बीसी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कब होती है? अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये लाइन है, तो ये पैरेलल तब होंगी जब ये दोनों सेम हो, थीटा थीटा। यहां ऐसा है ही नहीं, तो ये लाइन पैरेलल होंगी। जब पैरेलल लाइन ही नहीं है डी और बीसी, तो थेल्स थ्योरम नहीं लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी यहां पर। और सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं कि जो आपकी डिमांड है, जरूरत है, उन करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को बराबर कर दो। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, ये बनाएंगे 2 क्वेश्चन और हैं, 50 और 51 थेल्स थ्योरम के। फिर यहां से अगला टाइप शुरू होगा, ये बनाओ जल्दी जल्दी से कर दो इन दोनों सवालों को। 2 सवाल और हैं, कोई भी कुछ है ही नहीं शशि, ये तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। सिमिलर कैसे हुआ? तीनों एंगल बराबर हैं। जब तीनों एंगल बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, तो सिमिलर नहीं हो गया? अरे छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। छोटे त्रिभुज को देखो, ये छोटा त्रिभुज है, ये 60 है, ये 87 है, और ये एंगल ए है। बड़ा त्रिभुज देखो, ये बड़ा त्रिभुज, ये 60, ये जो है एंगल ए है, ये 87 है, ये 60 है। दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है, सिमिलर नहीं हुए? जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर कर देंगे, हद होती है। अरे सिमिलर की क्या कंडीशन है? तीनों कोण बराबर, सिमिलर। सिमिलर के मतलब करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर, बात खत्म। तो पूछना क्या है इसमें? आगे करो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ना है, बनाओ, क्योंकि जल्दी चलना पड़ेगा पंकज। स्लो स्लो चलेंगे तो छूट जाएगा, हो ही नहीं पाएगा पूरा। कोई अंतर नहीं है। थेल्स थ्योरम देखो, पैरेलल लाइन जब होती हैं तो सिमिलरिटी लगाते हैं, बस वो थेल्स थ्योरम बोल देते हैं उसको, याद रखने के लिए, आसान करने के लिए। किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर, थेल्स थ्योरम के 2 सवाल और हैं, फिर ये ओवर हो जाएगा। किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर लाइन पी क्यू इस प्रकार खींची गई है। एसी के समांतर एक लाइन पी की खींची गई है। लाइन पी क्यू खींची गई इस प्रकार से कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीबी क्यू के एरिया का रेशियो 3:1 है। जी मेरे दोस्तों, एक लाइन खींची गई मेरे प्यारे में इस प्रकार से कि ट्राइंगल एबीसी में एसी के समांतर एक लाइन खींची गई है। ट्राइंगल एबीसी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल, और ट्राइंगल पीबीक्यू यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है। बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो सवाल में 3/1 बोला है, 3/1। त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल,
त्रिभुज पीबी क्यू छोटा वाला ट्राइंगल, इनके एरिया का रेशियो 3:1। आपसे पूछा है सीबी से सीक्यू का रेशियो, सीबी है मेरे दोस्तों और ये सीक्यू है, आपसे इनका रेशियो पूछा गया है सवाल में। अब देखो समझने वाली बात यह है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये बड़े छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो एरिया का, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा इसका अंडर रूट। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा अंडर रूट। आप बोलोगे हाँ सर, अब 3 का अंडर रूट √3, 1 का अंडर रूट 1, 3 का अंडर रूट √3, 1 का अंडर रूट 1, यानी कि बड़े ट्राइंगल की अगर पूरी साइड √3 है, पूरी साइड √3 है, तो छोटे ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो 1 है। अगर बड़े ट्राइंगल में मेरे प्यारे भी, बड़े ट्राइंगल में ये पूरी लेंथ √3 है, तो छोटे ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये है 1। बड़े ट्राइंगल में BC, छोटे ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग BQ, रेशियो √3 रेशियो 1 है। लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा है वो BC से CQ का रेशियो पूछा है, तो भैया CB तो आपको पूरा √3 है, CB तो आपका पूरा √3 है। अब CQ कितना है, ये CQ क्या आ जाएगा, √3 में से 1 माइनस कर देंगे। CQ कब आएगा, जब √3 में से 1 माइनस कर देंगे। ये आ गया मेरे दोस्तों, ये √3 में से 1 घटा दो, ये बचेगा, ये उत्तर आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपका रेशनलाइजेशन करके दे रखा है, ये आंसर है पहला ऑप्शन। रेशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दो, √3 + 1 से, अभी नीचे √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा, तो √3 × √3 + 1 बटे 2, पहला ऑप्शन इसका आंसर आ जाए, पहला ऑप्शन। खुशी कह रहे हैं बट सर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कहां दिया हुआ है। खुशी, तुम्हारा नाम खुशी है, कैसे बालक हो भाई। अरे एग्जामिनर या सवाल बनाने वाला तुम्हारा फूफा लग रहा है जो लिख के देगा सिमिलर है। अरे भैया जब ये दोनों लाइन समांतर होगी तो सिमिलर नहीं हो गए। समांतर होने का मतलब ये अगर थीटा है तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्फा, ये अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों में कॉमन है छोटे में। जब छोटे बड़े ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। हर बात को लिख के नहीं दिया जाता है उसमें। अब नौकरी नहीं लगेगी तो भूखे मरोगे, कोई इज्जत नहीं होगी 2 कौड़े की। अब ये बात कहीं लिखी हुई थोड़ी ना है, बट ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। आगे चलेंगे, हर चीज को लिख के नहीं दिया जाता सवाल में, खुद से सोचना होता। फिर सवाल का मतलब क्या है, सॉल्यूशन भी एग्जामिनर से लिखवा लो, सॉल्यूशन भी लिखवा लो एग्जामिनर से। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ दोबारा से। साइड के रेशियो, एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर दिया, साइड का रेशियो आ गया। नेक्स्ट और लास्ट सवाल जल्दी से करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल 2020 के मेंस के पेपर का है। ट्राइंगल एबीसी में डी और बीसी एबी पर इस प्रकार हैं। डी और बीसी और एबी पर 2 पॉइंट डी और लेने हैं बीसी और एबी पर, तो यहां पे दोनों में बी कॉमन है, तो मैं बी को ऊपर ले लेता हूं, बी को मैं ऊपर ले लेता हूं, तो बी सी ए। 2 पॉइंट डी और बीसी और ए बी पर इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ए सी बी, एंगल डीई बी के बराबर है। एंगल ए सी बी जो है मेरे दोस्तों डीई बी के बराबर है। डी एक पॉइंट है बीसी पे और ई एक पॉइंट है ए बी पे, ई एक पॉइंट है ए बी पे। बोला है अगर एंगल एसीबी डीईबी के बराबर है, बड़े ध्यान सुनेगा, यानी कि अगर एंगल एसीबी थीटा है तो एंगल डीईबी, ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो डीईबी भी थीटा है, ये बोला गया। ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर बोल देता ना, ये दोनों, तो लाइन हो जाती पैरेलल। ये पैरेलल लाइन है ही नहीं, पैरेलल लाइन होने के लिए दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है तो दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, बट स्टिल छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। बोला है सवाल में ए बी 12 है, ए बी 12 है, बीई 5 है,
बीडी से सीडी का रेशियो 1:2 है, बीडी से सीडी का रेशियो 1:2 है, बीडी से सीडी का रेशियो 1:2 मतलब बीडी अगर x है तो सीडी 2x है, बीडी से सीडी का रेशियो 1:2 है, बीडी x है तो सीडी 2x है। आपसे पूछा बीसी क्या है, बीसी, बीसी आ गया पूरा 3x, आपको 3x बताना है, ये x और ये 2x, 3x आपको बताना है। छोटा ट्राइंगल बीडीई, बड़ा ट्राइंगल बीसीए सिमिलर है। कैसे सिमिलर हैं? अगर किन्हीं भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो सिमिलर हो जाते हैं, दो कोण बराबर होते ही, और उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर। छोटे बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये छोटे त्रिभुज का भी कोण है, बड़े त्रिभुज का भी कोण है। छोटे त्रिभुज में ये थीटा, बड़े त्रिभुज में थीटा, बताओ बराबर होगी कि नहीं दो कोण? छोटे त्रिभुज का तीसरा कोण ये बचा, बड़े त्रिभुज का तीसरा कोण ये बचा, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और वो सिमिलर बन जाएंगे। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर बन चुके हैं, तीनों कोण बराबर, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो को सेम कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो को सेम। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने एक्स है, छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने एक्स, बड़े त्रिभुज में इसी थीटा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, बड़े त्रिभुज में ए बी 12 है। करस्पॉन्डिंग साइड होती है बराबर एंगल के सामने की भुजाएं। छोटे त्रिभुज में पिंक एंगल है 1 2 3, पिंक एंगल के सामने 5 है छोटे त्रिभुज में। बड़े त्रिभुज में पिंक एंगल के सामने, पूरा पिंक एंगल के सामने 3x है, x जमा 2x 3x। बड़े त्रिभुज में इस पिंक एंगल के सामने आपका 3x है, बीसी बड़े त्रिभुज में 3x बराबर होना चाहिए। 3 से 12 4 बार जाएगा, एक्स स्क्वायर 20 आ गया, x का मान आ गया 2√5, अंडर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 20, x बराबर 2√5, x का मान 2√5 आ गया, यहां रख देंगे, 3x आएगा 3 दूनी 6√5, 6√5 इस सवाल का बहुत अच्छा आंसर है, सी ऑप्शन, सब बच्चे समझे हैं, करेक्ट। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक कहानी छोड़ते हैं, इसके आगे मैं कल समझाऊंगा और कल समाप्त कर देंगे।